हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसोफेगस एंड स्टमक कवर कर लिया था। तो इसोफेगस क्या होता है, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। और जो स्टमक होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट देखा, जैसे कार्डिक, फंडिक, फंडस, पाइलोरिक। और फिर साथ ही साथ कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह पाए जाते हैं, जैसे सुपरफिशियल म्यूकस नेक सेल या फिर पेराइटल एंड ऑक्जेंटिक सेल, चीफ सेल, जाइमोजन सेल, पेप्टिक सेल हमने देखा। और साथ ही साथ उसी उसी के साथ साथ अर्जेंटाफिन या इंटेरो इंडोक्राइन भी सेल देखा। और इन सब क्या क्या सिक्रेट करते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ एक्शन ऑफ HCl देखा। ये HCl किस तरह हम लोग के फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टमक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो आज हम लोग का टारगेट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और इसका स्ट्रक्चर वगैरह और इसकी फंक्शनिंग, साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग कवर कर लेंगे आज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को बेसिकली 3 जोन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डिओडिनम, सेकंड है जेजुनम और थर्ड है इलियम। तो डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, DJE, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। तो सबसे पहले डिओडिनम देख लेते हैं। तो डिओडिनम क्या होता है, स्मॉल सी शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये इसकी टोटल लेंथ जो होती है अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर होती है। और मैक्सिमम डाइजेशन का जो काम होता है, मैक्सिमम डाइजेशन डिओडिनम में ही होता है। तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन अकर इन डिओडिनम। और डिओडिनम क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल होता है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है कि कवरिंग से रिलेटेड है। अब ज्यादा डीप एनाटॉमी में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जैसे अगर फुल्ली पेरिटोनियम से कवर है तो उसे इंट्रा पेरिटोनियम कह देते हैं हम लोग। पेरिटोनियम एक कवरिंग होती है, और अगर एक साइड से ही कवर है तो फिर इसे रेट्रोपेरिटोनियल कर देते हैं। अब थोड़ा अगर डीप एनाटॉमी में जाते हैं तो थोड़ा इसके एक्सेप्शन आते हैं। डिओडिनम को बेसिकली हम लोग एनाटॉमी में देखेंगे कि चार चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि स्टमक से जो आता है डिओडिनम, ऐसे सी शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम लोग चार चार जोन में डिवाइड करके रखते हैं। एक फर्स्ट हो गया, फिर ये लॉन्गिट्यूडनल सेकंड हो गया, फिर थर्ड रीजन हो गया, फिर ये फोर्थ रीजन हो गया। तो ये फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड रीजन, इसको थर्ड रीजन बोल सकते हैं, इसको फोर्थ रीजन बोल सकते हैं। तो चार भागों में, ये एनाटॉमी वाली बात होगी, चार भागों में डिवाइड किया जाता है। तो डिओडिनम को हम लोग रेट्रोपेरिटोनियल तो कहते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कि फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट जो होता है वो फुल्ली पेरिटोनियल से कवर होता है। तो इसको हम लोग लिख ही देता हूं मैं। तो रेट्रोपेरिटोनियल तो होता है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट क्या होंगे, इंट्रा पेरिटोनियल। तो ये डिओडिनम रेट्रोपेरिटोनियल होता है, यानी कि एक साइड से ही कवरिंग होती है, लेकिन फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट में कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, ये इंट्रा पेरिटोनियल भी होता है। तो ये एक्सेप्शन की बात हो जाती है, कभी कभी एग्जाम वगैरह में पूछ देता है, तो फिर आप लिख सकते हैं। जेजुनम पे आ जाते हैं। जेजुनम क्या होता है, इसकी लेंथ होती है अप्रोक्स 100 सेंटीमीटर, यानी कि हम बोल सकते हैं अप्रोक्स 1 मीटर के लगभग। तो 1 मीटर लेंथ होती है। और ये क्या होता है, लॉन्ग क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, लंबा होता है। और इतना ज्यादा क्वाइल होता है क्योंकि एब्डोमिनल रीजन में बहुत कम स्पेस होता है, और यहाँ पे 1 मीटर लंबी जो है वो जेजुनम को उसमें एडजस्ट करना है। तो ये क्या होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो फोल्डिंग होके ये क्या होते हैं, एब्डोमिनल रीजन में ये रहते हैं। फिर इसी के साथ साथ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, जेजुनम में ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ आता है, क्वेश्चन पूछता है तो हम लिखते हैं डिओडिनम में होता है। जबकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात आ जाती है, यानी कि फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है जेजुनम में होता है। फिर इलियम में देखते हैं। तो इलियम की लेंथ होती है अप्रोक्स 200 सेंटीमीटर, यानी कि ये जेजुनम से भी लंबा होता है 200 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम लोग 2 मीटर भी बोल सकते हैं। फिर ये क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ये भी, सेम इसी की तरह, जेजुनम की तरह कि इसको भी एब्डोमिनल रीजन में बहुत कम जगह है, तो वहां पे इसको एडजस्ट करना है। तो ये हाईली क्वाइल्ड होता है, जिससे कि ये एडजस्ट हो सके। साथ ही साथ ये क्या होता है, यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है अप्रोक्स। तो इलियम में डिओडिनम में मैक्सिमम डाइजेशन होगा, यानी कि फूड डिवाइड हो जाएंगे अपने सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में। जेजुनम में क्या हो गया, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया। और इलियम में आते आते जितना भी बचा खुचा था वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अप्रोक्स कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही साथ इलियम का कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले भी बताया था हिस्टोलॉजी ऑफ एब्डोमिनल वॉल में।
पेनेट सेल होते हैं जो कि लाइसोजाइम एंड डिफेंसिन सिक्रेट करते हैं। तो ये क्या होता है, बैक्टीरियोलिटिक इन नेचर होते हैं लाइसोजाइम एंड डिफेंसिन। साथ ही साथ पीएस पैचेज भी मिलते हैं जो कि क्या है, लिम्फोइड टिश्यू है, म्यूकोसा एमाल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये भी टिपिकली बैक्टीरियोलिटिक इन नेचर होते हैं जो कि हमारे बॉडी के फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनसे उनसे हेल्प करते हैं और उनको मार देते हैं जो भी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन वगैरह से प्रिवेंट करता है। तो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जनरल स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ी बहुत हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए मैं एनाटॉमी उतना कवर कर नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जितना भी था पॉसिबल उतनी एनाटॉमी भी बता दिया मैंने। और फिर अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो, फॉर इफिशियंट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फ्यू मॉडिफिकेशन आर फॉर्म। अब स्टमक में फूड आ गया था, मेरे स्टमक से जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू पाइलोरिक इंस्पेक्टर। तो फिर कुछ इफिशियंसी बढ़ाना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, तो इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन होते हैं। तो गॉड ने ऐसे मैकेनिज्म दिया हुआ है हमें जिससे कि एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिल जाती है। तो इसीलिए बोला गया है कि डिओडिनम में मैक्सिमम डाइजेशन हो जा रहा है, जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन है ये देख लेते हैं। तो लेंथ मोर होगी, तो अभी हमने देखा था लेंथ कितनी कितनी थी, जैसे डिओडिनम की हो 25 सेंटीमीटर थी, जेजुनम उससे भी लंबा हो गया, इलियम उससे भी लंबा हो गया, तो लेंथ बढ़ गई इनकी। सर्कुलर फोल्ड मिलते हैं, सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोसा, जिसको वॉल्स ऑफ कैरकिंग या प्लीका सर्कुलरिस बोलते हैं। तो ये सर्कुलर फोल्ड देखने को मिलते हैं यहाँ पे सेरोसा मस्कुलरिस, सब मस्कुलरिस, और उसके बाद से जो है इंटरनल लेयर पे यानी कि म्यूकोसा वाले लेयर पे ये हमें वॉल्स ऑफ कैरकिंग या प्लीका सर्कुलरिस देखने को मिलता है, जो कि क्या करते हैं, ऐसा मॉडिफिकेशन है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ हमें विलाई देखने को मिलती है। तो विलाई क्या होता है कि जो भी इंटरनल लेयर है, जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, इसका जो इंटरनल लेयर है उसमें मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम विलाई बोलते हैं। और इन विलाई के ऊपर भी बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, तो ये देखो, ये यहाँ पे इंटरनल लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब है। तो डिओडिनम, जेजुनम, इलियम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल लेयर ऐसे ऐसे फोल्ड बने रहते हैं। तो इसे हम लोग वॉल्स ऑफ कैरकिंग या प्लीका सर्कुलरिस भी बोल देते हैं। और इसी के साथ साथ इनके ऊपर भी, यानी कि मैं बताऊं, ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर यह प्लीका सर्कुलरिस हो गया, प्लीका सर्कुलरिस के ऊपर विलाई प्रेजेंट होते हैं और ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे इसमें से निकले रहते हैं इंटरनल लेयर में से, जिसे हम विलाई बोलते हैं। तो ये रहा मेरा विलाई, तो विलाई हम लोग इसे बोल देते हैं। अब ये विलाई को ऐसे पर्टिकुलर जूम किया और हमने यहाँ पे ले आके चिपका दिया। अब इसका थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं क्योंकि विलाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन में। तो देखते हैं कि इनके क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है और कैसे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये फिगर देखते हैं, ये विलाई का स्ट्रक्चर है टिपिकली। तो विलाई के ऊपर क्या होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे कि सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का बढ़ जाता है और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो इनके ऊपर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग माइक्रो विलाई करते हैं। और इनके जो सेल्स है ये है इंटेरोसाइट सेल, इनके जो सेल होते हैं वो इंटेरोसाइट सेल होते हैं। इनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन और अच्छे से होगा, तो जाहिर सी बात है। और क्या होता है, विलाई के अंदर क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है और बहुत सारी ब्लड कैपिलरी देखने को हमें मिलती है। ये आर्टरी के थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, देखो ब्लड आ रहा है और बहुत सारा ऐसे नेटवर्क बिछा हुआ है इसके अंदर ब्लड का। तो ये क्या है, ब्लड कैपिलरी हो गए, जिससे कि फूड अगर एब्जॉर्ब होता है तो डायरेक्ट ब्लड में डिजोल्व हो सकता है, उसके बाद से जहाँ पे भी उसे नीड है उसे पहुंचाया जा सकता है। तो ब्लड की कैपिलरी प्रेजेंट होती है। इसके साथ ही विलाई के ही इंटरनल स्ट्रक्चर पे लिम्फ कैपिलरी भी प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग लैक्टियल बोलते हैं। तो लिम्फ कैपिलरी भी प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरी भी प्रेजेंट है। अभी हम लोग फिजियोलॉजिकल फंक्शन जब आगे पढ़ेंगे अभी तो देखेंगे कि ये ब्लड कैपिलरी है, ये क्या क्या एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। यहाँ से डायरेक्ट शुगर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डायरेक्ट प्रोटीन वगैरह का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन फैट वगैरह के एब्जॉर्प्शन में ये फेल हो जाती है ब्लड कैपिलरी। तो जब फेल हो गई तो रोल प्ले करता है कौन यहाँ पे, लिम्फ कैपिलरी या लैक्टियल। तो लैक्टियल जो होता है वो क्या होता है, फैट एब्जॉर्प्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका हम लोग देखेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में। तो ये आर्टरी इधर से आ रही है, फिर यहाँ पे वेन्स में परिवर्तित हो गई।
तो फिर वेन से क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे आर्टरी आई, यहाँ पे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन हुआ मोनोसेकेराइड का, तो मोनोसेकेराइड के एब्जॉर्प्शन के बाद से ये ब्लड के थ्रू, वेन्स के थ्रू होते हुए कहाँ जाती है, ये हिपैटिक पोर्टल वेन में जाती है। हिपैटिक पोर्टल वेन, तो पोर्टल वेन किसे कहते हैं, तो पोर्टल वेन वो स्ट्रक्चर होता है जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई करता है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन यानी कि हिपैटिक से पता चलता है कि लीवर की तरफ जाएगी ये सप्लाई, तो ये क्या होती है, वेन से जो होता है वो लीवर की तरफ ये ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन। तो अब लीवर में ब्लड पहुंच गया मेरा, फिर लीवर से कहा जाता है इंफीरियर वेना केवा में, फिर इंफीरियर वेना केवा से ये हार्ट में पहुंच जाता है, और हार्ट के थ्रू क्या हो जाता है, पूरे बॉडी में इसे पंप कर दिया जाता है, जहां पे भी नीड होती है हमें शुगर वगैरह की। तो ये पूरा पाथवे था शुगर वगैरह के लिए, मोनोसेकेराइड के लिए या फिर अमाइनो एसिड के लिए। लेकिन फैट के केस में फैट के केस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मटेरियल। फैट का पहले तो एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिफरेंट वे से होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लेकिन ये जो लिम्फ वेसल है, जो लैक्टियल है, इसमें फैट एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर इसके बाद से ये क्या होते हैं, ये लिम्फ वेसल में जाते हैं, ये रहा मेरा लिम्फ वेसल। फिर इसके बाद से ये लिम्फेटिक डक्ट में जाता है, लिम्फेटिक डक्ट से जाता है ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। तो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन क्या है, ये है वेन ऑफ लेफ्ट हैंड। तो लिम्फेटिक डक्ट से होते हुए फिर लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से होते हुए, यहाँ से वेन्स ऑफ लेफ्ट हैंड से होते हुए फिर ये क्या हो, कहाँ जाते हैं, सुपीरियर वेना केवा में जाते हैं। फिर सुपीरियर वेना केवा से होते हुए ये भी हार्ट में इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया होता है, फिर हार्ट में इनकी मिक्सिंग हो जाती है, फिर इसके बाद से हार्ट क्या करता है, इन्हें पंप कर देता है। फिर जब ये हार्ट से पंप हो जाते हैं तो फिर पूरे बॉडी में जहाँ पे भी फैट वगैरह की नीड होती है, या फिर शुगर या फिर अमाइनो एसिड की नीड होती है, प्रोटीन की नीड होती है, वहां पे ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। तो ये पाथवे था, ये एब्जॉर्प्शन का जो पर्टिकुलर मटेरियल होता है, ये मैंने आप लोग के सामने रख दिया है। तो कैसे होता है, जितने भी सिंपल शुगर या फिर अमाइनो एसिड होंगे, ये वेन में जाएंगे, वेन से हिपैटिक पोर्टल वेन में जाएंगे, फिर लीवर में जाएंगे, फिर लीवर से इंफीरियर वेना केवा में जाएंगे, फिर इंफीरियर वेना केवा से हार्ट में जाएंगे, फिर हार्ट में आ गए, ठीक है, अभी हम लोग रुके हुए हैं। फिर फैट का एब्जॉर्प्शन हुआ है लैक्टियल के थ्रू फैट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, लिम्फ वेसल में आया है, फिर लिम्फ वेसल से ये लिम्फेटिक डक्ट में जाएंगे, फिर लिम्फेटिक डक्ट से ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से होते हुए सुपीरियर वेना केवा में जाएंगे, फिर सुपीरियर वेना केवा से हार्ट में आ गए। तो अब मेरा प्रोटीन भी हार्ट में आ गया, सॉरी अमाइनो एसिड भी हार्ट में आ गया, मोनोसेकेराइड भी हार्ट में आ गया, और सिंपल फैट भी हार्ट में आ गया। फिर अब इसके बाद से हार्ट क्या करेगा, इन लोगों को पंप कर देगा, फिर इन लोगों को पंप करेगा, तो फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हुए लंग्स पे या फिर हैंड में या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में, जहां जहां की इनकी नीड होगी वहां वहां ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएंगे हार्ट के थ्रू। तो ये सिंपल मैकेनिज्म था। तो अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कवर कर लिए, अब इंटेस्टाइनल जूस एक बार देख लेते हैं। देखो इंटेस्टाइनल जूस, या फिर इसे ही हम लोग शक्कर इंटेरिकस बोल देते हैं। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो ये एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे याद रखना ही है कैसे भी, हमेशा जिंदगी भर इसे भूलना ही नहीं है कि ये पाथवे क्या था, कैसे कैसे इंटेस्टाइन से हार्ट में जाता है, जितने भी मोनोसेकेराइड हो गए, अमाइनो एसिड हो गए या फैट हो गए, और पूरी बॉडी में पंप कर दिए जाते हैं। इसी के साथ अब इंटेस्टाइनल जूस देख लेते हैं, थोड़ा डाइजेशन देख लेते हैं, डाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में तोड़ना होता है सारे फूड मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से सिंपल अमाइनो एसिड में तोड़ना होता है, कॉम्प्लेक्स फैट से सिंपल फैट में तोड़ना पड़ता है। तो देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। तो इंटेस्टाइनल जूस या शक्कर इंटेरिकस इसे बोलते हैं, इनका पीएच जो होता है वो एल्कलाइन पीएच के होते हैं। वॉल्यूम क्या होता है इनका, 1.5 से 2 लीटर पर डे, यानी कि एक दिन में 1.5 से 2 लीटर तक इनका प्रोडक्शन कर दिया जाता है। कंपोजिशन की बात करें तो ये भी ऐसा ही है, 99% तक H2O होता है, यानी कि वाटरी सब्सटेंस होता है, इसका जो पर्टिकुलर कंटेंट होता है, मेन कंटेंट होता है वो H2O होता है, जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है 99% के अप्रॉक्स। और जो 1% होते हैं उसमें म्यूकस भी होता है, एंजाइम्स भी होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो म्यूकस क्या होता है, म्यूकस जो होता है वो सेल वॉल क्लीनिंग कर देता है, जिससे कि इंटरनल लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज ना हो। तो ये म्यूकस का काम हो गया। इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं कुछ, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, या फिर बाइकार्बोनेट हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पीएच वगैरह को मेंटेन करते हैं,
और साथ ही साथ इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस को भी बनाए रखते हैं। तो इनका ये सिंपल ही काम होता है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है डाइजेशन में वो होता है एंजाइम्स का। तो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। एंजाइम्स जो होते हैं, पहला तो होता है सबसे पहले हम लोगों को क्या पहचाना है, जो है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड वगैरह के लिए अभी हम लोगों ने माउथ में क्या सेलेब्रियल एमाइलेज सिक्रीट हुआ था, तो वहां पे पॉलीसेकेराइड था वो 30% अप्रोक्स उसका डाइजेशन हो गया था और वो डाइसेकेराइड में चेंज हो गया था। तो डाइसेकेराइडेज इसमें पाया जाता है। तो डाइसेकेराइडेज क्या करता है, जो होता है जो ओलिगोसेकेराइड या फिर डाइसेकेराइड में चेंज हुआ है उसको मोनोसेकेराइड में चेंज कर देगा। तो डाइसेकेराइड का मेन एग्जांपल है माल्टेज प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सुक्रेज प्रेजेंट होता है, लैक्टेज प्रेजेंट होता है। साथ ही फैट डाइजेशन के लिए लाइपेजेज प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन डाइजेशन के लिए एमाइनोपेप्टाइडेज प्रेजेंट होता है और डाइपेप्टाइडेज प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के लिए न्यूक्लियोटाइडेज भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोसाइडेज भी प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोसाइडेज होता है वो न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में चेंज करेगा और जो न्यूक्लियोटाइडेज होता है वो न्यूक्लियोटाइड को सिंपल न्यूक्लिक एसिड में चेंज करेगा। तो ये था। और इसका एक और पर्टिकुलर एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके अंदर जो कि है इंटेरोकाइनेज। तो इंटेरोकाइनेज का काम क्या होता है, ये मेनली क्या होते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन पेनक्रियाटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को। तो पेनक्रियाज से भी जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम सेक्रेट होता है इनको क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करने का काम करते हैं। जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन है, तो ट्रिप्सिनोजेन को इंटेरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। तो ट्रिप्सिनोजेन है ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव एंजाइम है जो कि पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया गया है और इसका काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना। लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होता है इंटेरोकाइनेज और इंटेरोकाइनेज जाके ट्रिप्सिनोजेन पे वर्क करता है और इसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म यानी कि ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। तो इनएक्टिव फॉर्म से ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इसके बाद से प्रोटीन का डाइजेशन फर्दर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कंपोजिशन था। जितना फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है अभी तो मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा बता रहा हूँ, अभी इसको हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे और ब्रीफली कवर भी करेंगे। तो अगर कुछ गड़बड़ हो तो फिर ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आगे हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे अच्छे से। हम लोग माल्टेज का भी वर्क देखेंगे, सुक्रेज का भी देखेंगे, लैक्टेज का भी देखेंगे, या अमाइनोपेप्टाइडेज लाइपेजेज कैसे वर्क करता है, जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं सबका अलग से एक एक पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि कौन किसका कैसे डाइजेशन करा रहा है। तो हम लोग अब स्मॉल इंटेस्टाइन कवर हो गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही खत्म होता है यानी डिओडिनम जेजुनम इलियम, तो इलियम इलियम के बाद से खत्म हो गया तो फिर ये क्या हो जाता है, इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू ये लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच हो गया तो लार्ज इंटेस्टाइन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है वो लार्ज होता है। डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेरेटिवली लार्ज होता है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन हमने देखा था कि 2 मीटर होता है इलियम, वो 1 मीटर होता है जेजुनम और 25 सेंटीमीटर अप्रोक्स होता है डिओडिनम। लेकिन ये क्या होते हैं, ये शॉर्टर इन लेंथ यानी कि लेंथ में इनकी कमी देखने को मिलेगी हमें, लेकिन डायमीटर लार्ज होता है इसलिए हम लोग इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोल देते हैं। तो इसकी जो लेंथ होती है वो लिविंग में 1 मीटर के अप्रोक्स होती है, लेकिन डेथ के बाद जो होती है वो ये 1.5 मीटर तक बढ़ जाती है। क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है, मैं किसी अलग से लेक्चर में बताऊंगा कि मरने के बाद क्यों बढ़ जाती है इसकी। लेकिन ये जानो कि लिविंग में अभी इतना ही जानना जरूरी है कि लिविंग में 1 मीटर अप्रोक्स होती है और डेथ के बाद से लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ बढ़ जाती है। उसमें कुछ कॉन्ट्रेक्शन मैकेनिज्म होता है जो बाद में बताऊंगा मैं। लार्ज इंटेस्टाइन देख लेते हैं कौन कौन से कितने टाइप के होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं, पहला पार्ट होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन, तीसरा होता है रेक्टम। तो ये 3 मेन पार्ट होते हैं, जिसमें कि सीकम जो होता है ये ब्लाइंड सैक होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह होता है जहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वगैरह रह सकते हैं। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन कौन से रहते हैं, तो ये feeds upon the fecal matter and produce vitamin B1, B2 and B12 and K। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूजुअली फीकल मैटर पे फीड करते हैं और विटामिन B1, B12, B2 एंड K का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा हम लोगों ने, ई कोलाई का, जो कि विटामिन B12 का सिक्रेशन करता है। तो इससे हम लोग
इकोलॉजी के हिसाब से हम लोग इसे जो है वो सिम्बायोसिस नहीं मानते हैं, कमेंसलिज्म मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोल सकते हैं इकोलाई का थ्रू ह्यूमन बॉडी। फिर कोलोन की बात करते हैं तो कोलोन जो होता है वो कई टाइप के होते हैं, जैसे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। और जो रेक्टम होता है, रेक्टम के अंदर जो होते हैं लिस्ट पेरिस्टाल्सिस होता है। तो हम लोगों ने कवर किया था स्टमक में बहुत मोस्टली पेरिस्टाल्सिस होता है, जिससे कि फूड को वो आगे के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टाल्सिस होता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को पास किया। फिर सीकम में भी होता है, कोलोन में भी होता है, लेकिन रेक्टम तक आते आते जो फीसेस हो जाते हैं, फीसेस के रूप में ये चेंज हो जाता है, जिससे कि इसकी पेरिस्टाल्सिस कम हो जाती है। और रेक्टम का मेन काम होता है स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर। इसको एक फिगर के थ्रू देख लेते हैं, हम लोग कवर करते हैं। जैसे ये यहाँ से इलियम आया, तो डिओजिनम, जेजुनम, इलियम। इलियम जो है वो किस चीज का पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच हो गया थ्रू इलियोसिकल वॉल। तो इलियोसिकल वॉल के थ्रू अटैच तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा है वो सीकम पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये रहा सीकम। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम, जो कि ब्लाइंड सेक होता है, और यहाँ पे बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वगैरह भी रहते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे एक पर्टिकुलर ऑर्गन अटैच होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो सीकम से ही अटैच होता है। ये ह्यूमन बॉडी में यूजुअली वेस्टिजियल ऑर्गन है, कुछ काम का नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है थोड़ी बहुत, जिससे कि बहुत बहुत खतरनाक पेन होता है पेशेंट को। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका हम लोग रिमूवल कर देते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का थ्रू ऑपरेशन। तो सीकम हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर उसके बाद से कोलोन स्टार्ट होगा। तो कोलोन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे ये असेंडिंग कोलोन, ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो इसे हम लोग असेंडिंग कोलोन बोलेंगे। ये रहा ट्रांसवर्स कोलोन, इधर से इधर की तरफ जा रहा है, तो ये ट्रांसवर्स कोलोन हो गया। फिर ये देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो इसे हम लोग बोल देंगे डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है। अब ये जो डिसेंडिंग कोलोन के बाद से ये जो ऐसे पार्ट ऐसे घूमा हुआ है, ये ऐसे घूमा हुआ है ऐसे, तो इसे हम लोग बोल देते हैं सिग्मोइड कोलोन। तो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और ये रहा सिग्मोइड कोलोन। तो ये कोलोन के पार्ट हो गया। फिर लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है रेक्टम। ये रेक्टम हो जाता है, और इसके बाद आता है इंटरनल इंस्फिक्टर और एक्सटर्नल इंस्फिक्टर, और साथ में फिर एनस। फिर एनस के थ्रू फीसेस जो होते हैं, फीकल मैटर जो होता है, वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी इजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें इंस्फिक्टर का बहुत बड़ा रोल आता है। जैसे दो टाइप के इंस्फिक्टर पाए जाते हैं रेक्टम के बाद से। तो पहला इंस्फिक्टर होता है इंटरनल इंस्फिक्टर, सेकंड होता है एक्सटर्नल इंस्फिक्टर। तो जो इंटरनल इंस्फिक्टर होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। यानी कि जैसे ही स्टूल पास करेगा यहाँ पे, जैसे ही रेक्टम में आएगा, तो ये क्या होता है, जब ऑटोमेटिक जब इंटरनल इंस्पेक्टर पे प्रेशर बनता है, तो ये हमारे खुद के वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता है, ये अपने आप ओपन हो जाएगा, और ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूल जो होता है वो पास करने लगता है इंटरनल इंस्पेक्टर से। लेकिन ये जो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर है ये वॉलेंट्री इन नेचर होता है। तो वॉलेंट्री इन नेचर कहने का मतलब है कि हमारे कंट्रोल में होता है ये, तो हमारे कंट्रोल में होता है। तो इंटरनल इंस्पेक्टर तो ओपन हो गया, लेकिन एक्सटर्नल इंस्पेक्टर पे हमारा कंट्रोल होता है। जब हम चाहेंगे स्टूल को पास करना तभी वो पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट होती है, अगर लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं तो फिर एक्सटर्नल इंस्पेक्टर भी कभी कभी काम नहीं करता है, तो उस लेवल तक नहीं जाना है। यार इंटरनल इंस्पेक्टर जो होता है वो इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है, और एक्सटर्नल इंस्पेक्टर जो होता है वॉलेंट्री इन नेचर होता है। तो ये मैंने कवर कर दिया। सीकम हो गया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एसोसिएशन बता दिया। विटामिन B12 का प्रोडक्शन कर रहा था ई कोलाई, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी के हिसाब से सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, लेकिन इकोलॉजी के हिसाब से हम लोग इसे कमेंसलिज्म में लेते हैं। कोलोन जो हो गया वो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन हम लोगों ने देख लिया। साथ ही रेक्टम देख लिया। रेक्टम में लीस्ट पेरिस्टाल्सिस होता है, दो इंस्पेक्टर पाए जाते हैं, इंटरनल इंस्पेक्टर जो कि इनवॉलेंट्री नेचर होता है, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर जो कि वॉलेंट्री नेचर होता है, और स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर यहाँ पे होता है, जो कि एनस के थ्रू पास आउट कर दिया जाता है या इजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी से। तो इसी के साथ हम लोग का अब तो लार्ज इंटेस्टाइन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आने वाले टॉपिक्स में हम लोग लीवर कवर करेंगे, क्योंकि लीवर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लीवर हम लोग देख लेंगे, फिर पैनक्रियाज देख लेंगे। लीवर में गॉल ब्लैडर वगैरह होता है, फिर
वहां से बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भी सीक्रेट होते हैं, कोलियोसिस्टोकाइनिन वगैरह। और मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे मैं एनाटॉमी भी पढ़ा देता हूँ, या फिर जो भी जनरल स्ट्रक्चर होता है हेपेटिक ग्लोब्यूल वगैरह का, वो भी मैं पढ़ा ही दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और साथ ही हम लोग पेनक्रियाज का भी स्ट्रक्चर वगैरह, और कौन कौन से एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट करता है, जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और प्रोइलास्टेज वगैरह, तो ये सब हम लोग देख लेंगे। स्टेप्सिन सीक्रेट करता है। तो लीवर एंड पेनक्रियाज ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और फैट का डाइजेशन। तो इसी के साथ लेक्चर फिनिश हुआ। थैंक यू गाइस।